आखिरकार बांग्लादेश में शुरू हो गया वही जिसका डर था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 28 मार्च 2025 को राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के बाद तिनकुने, सिन्नामंगल और कोटेश्वर जैसे कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये तनाव तब शुरू हुआ जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे के पास पुलिस पर हमला किया, वाहनों और एक घर में आग लगा दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नेपाल सेना को भी सड़कों पर उतारा गया। ये घटना नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए बढ़ते समर्थन और मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष को दिखलाती है। ये झड़प उस समय हुई जब हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और राजशाही समर्थक नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस के साथ हिंसक टकराव में शामिल हो गए। कई जगहों पर पथराव हुआ और एक सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा गया। पुलिस ने घोषणा की कि कर्फ्यू आदेश जारी कर दिया है, आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर निकल जाएं। स्थिति इतनी बिगड़ गई, सेना को तैनात करना पड़ा, जो नेपाल में असामान्य है और हालात की गंभीरता को दिखलाता है। ये आंदोलन हाल के महीनों में तेज हुआ है, खास करके फरवरी 2025 में लोकतंत्र दिवस के बाद, जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि देश की रक्षा और राष्ट्रीय एकता लाने की जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। उनके समर्थकों का मानना है कि 2008 में खत्म हुई राजशाही को वापसी देश में स्थिरता लाएगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे खारिज करते हुए कहा, लोकतंत्र में पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। नेपाल में इस घटना को समझने के लिए 2006 का जन आंदोलन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है। उस समय राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 में आपातकाल लगाकर सीधे शासन अपने हाथ में ले लिया था। इससे जनता में भारी असंतोष फैल गया और अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दलों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुए। काठमांडू और अन्य शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन किए गए और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने राजशाही के खिलाफ नारे लगाए और लोकतंत्र की बहाली की मांग की। इन प्रदर्शनों के दबाव में राजा को संसद बहाल करनी पड़ी और 2007 में सत्ता छोड़नी पड़ी। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। उस समय के आंदोलन ने राजशाही को उखाड़ फेंका, लेकिन आज की स्थिति इसके उलट है। यहाँ लोग राजशाही को वापस मांग रहे हैं। 2006 में जहाँ लोकतंत्र के लिए लड़ाई थी, वहीं 2025 में राजशाही समर्थक मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार से असंतुष्ट होकर पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना चाहते हैं। 2006 का जन आंदोलन, 2025 की यह घटना दोनों ही नेपाल के राजनीतिक अस्थिरता और जनता के असंतोष को दिखलाती है। 2006 में प्रदर्शनकारी राजशाही के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी स्वतंत्रता छिन रही है। आज राजशाही समर्थक मानते हैं कि लोकतंत्र ने भ्रष्टाचार और अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। दोनों ही मामलों में काठमांडू हिंसा और कर्फ्यू का केंद्र रहा है। साल 2006 में आंदोलन ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की, जबकि साल 2025 का ये प्रदर्शन पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश है। भारत के लिए ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि नेपाल से उसकी दूरी काफी कम है और एक खुली सीमा है। लेकिन नेपाल में इन दिनों बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ भी हो रही हैं। FATF जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है दूसरी बार। पहली बार 2008 से 2014 तक इस सूची में था। इस बार ये कदम नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के रोकने में कमियों के कारण उठाया गया है। कहा जाता है कि चीन की बढ़ती सक्रियता और नेपाल के साथ उसकी नजदीकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि दोनों पड़ोसी भी हैं। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए देशों की निगरानी करता है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब है नेपाल इन गतिविधियों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। उसे FATF की बढ़ी हुई निगरानी का सामना करना पड़ेगा। इससे नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली तक पहुंच में बाधा आएगी। उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संगठनों से ऋण लेने में भी कठिनाई हो सकती है। कहा जाता है कि नेपाल में अवैध फंडिंग और माओवादी उग्रवाद दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है।
चीन नेपाल को बड़े पैमाने पर ऋण और अनुदान दे रहा है। जहां ऋण चुकाना पड़ता है वहीं अनुदान मुफ्त होता है, जिसका इस्तेमाल नेपाली राजनेता अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पश्चिमी देशों को डर है कि ये अनुदान नेपाल को चीन के खिलाफ जाने से रोक रहा है, जिसके कारण पश्चिम ने नेपाल पर दबाव बढ़ाया और उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। नेपाल के इस कदम से उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है, जैसे कि विदेशी निवेश में कमी और राष्ट्रीय लेन देन में लागत बढ़ना। चीन की नेपाल में बढ़ती सक्रियता को भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को कमजोर करने की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने नेपाल में BRI के तहत कई परियोजना शुरू की है, जैसे पोखरा हवाई अड्डा, जिसे $215 मिलियन के चीनी ऋण से बनाया गया। हालांकि इस हवाई अड्डे को श्वेत हाथी कहा गया क्योंकि इसका उपयोग में कम और कर्ज के बोझ बढ़ाने वाला ज्यादा साबित हुआ। इसके अलावा ट्रांस हिमालयन रेलवे और सीमा पार कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाएं नेपाल को चीन की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। कहा जाता है पहले तिब्बती शरणार्थी नेपाल के रास्ते भारत आए, लेकिन अब उन्हें चीन वापस भेजा जा रहा है, जहां उनकी गिरफ्तारी हो रही है। पिछले साल केवल एक शरणार्थी ही भारत पहुंचा। चीन नेपाल को अपने अशांत तिब्बत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है और नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हुए तिब्बती गतिविधियों पर रोक लगाई है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 1751 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान, जो जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, पाकिस्तान को भी इसी काम के लिए FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से नया यहाँ राजशाही के समर्थक उतरे हुए हैं, वो मांग रहे हैं कि हमें पुराना वाला राजशाही ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए नया वाला राजशाही। और इसके लिए नेपाली PM KP शर्मा ओली ने बयान दिया है कि भारत है इसके पीछे। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के संबंध में KP शर्मा ओली से जुड़ी बेबुनियाद और भ्रामक रिपोर्ट को खारिज किया। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बैठक में भारत के खिलाफ उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूमेल के मामले के विभाग ने एक बयान में कहा कि घरेलू और विदेशी मीडिया कुछ हलकों की हालिया बेबुनियाद और गुमराह करने वाली रिपोर्टों की निंदा करती है। ये मनगढ़ंत रिपोर्ट कथित झूठा दावा करती है कि माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने 17 मार्च 2025 को सचिवालय के बैठक के दौरान भारत पर उन्हें पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके भी आगे इस झूठे कथानक में ये सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री ने पूर्व महाराज ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी की वकालत की थी। इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने हाल ही में देश के अंदर तेज हुए राजशाही समर्थक आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताया था। एक भारतीय आउटलेट की रिपोर्ट में ओली की पार्टी के एक बड़े सदस्य के हवाले से बताया गया था कि प्रधानमंत्री ने संसद में इसे उजागर करने की कसम खाई है। कहा जा रहा है कि PM ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ये टिप्पणी की थी। CPN-UML के बयान में इन निराधार दावों को भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण बताया गया, जिसका उद्देश्य जनता और नेपाल के नेतृत्व की छवि को गुमराह करना है। ये आरोप है न ऐसा स्थिति है, न हम भारत के साथ ऐसा कुछ चाहते हैं, बल्कि अब ये भी कहा गया कि हम भारत के साथ बिम्स्टेक की मीटिंग में ओली और PM मोदी की मुलाकात करवाना चाहते हैं। भारत ने भी यहाँ एक्स्ट्रा बिजली देने के लिए हामी भर दी है और नेपाल के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाने की तरफ भारत बढ़ रहा है। अब जिस तरीके से भारत यहाँ आगे बढ़ रहा है, वैसे में देखने को लग रहा है कि चाइना सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है और अब लोग परेशान हो गए हैं। कभी ये कभी वो के चक्कर में कोई भी दल वहाँ पर नेता बन जाता है और फिर वो PM की कुर्सी हासिल कर लेता है। ऐसे में कोई नीति निर्धारित नहीं हो पाती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।